कारण पर बात की क्या क्या कारण रहे थे जिसके लोगों में एक आक्रोश प्रकट हुआ हमारे भारतीय सैनिकों में, लोगों में, जमींदारों में, किसानों में। ठीक है, इसके अलावा हम आज पढ़ेंगे कि उस समय तत्कालिक कारण क्या है। किसी क्रांति का क्या होता है कि एक जो लंबी प्रक्रिया के तहत चली जाती है और उसका एक तत्कालिक कारण भी होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में और इंस्टेंट होता है, एकदम तत्कालिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि कोई एक रीजन बना और उसके आधार पर क्रांति को आग दे दी जाती है ना। इस समय तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। एक जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस समय में एक अलग राइफल लेके आया जिसको ब्राउनफील्ड राइफल बोलते हैं, ब्राउनफील्ड। ये इस ब्राउनफील्ड राइफल में क्या होता है, कारतूस खिंचाते थे, उसमें चर्बी लगी होती थी। अब उसके बारे में वो बात कही जाती थी कि भाई जो चर्बी लगी होती है कारतूसों में, और गाय और सूअर की चर्बी होती थी। अब ये दोनों ही जो जानवर हैं, दोनों ही भारतीय समाज के सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्रांति की जो आग थी, मंगल पांडे एक सेना में सैनिक थे और सैनिक होने के अलावा काफी होनहार, काफी एक संघर्षशील कर्मठ एक ब्रिटिश सैनिक भी हुआ करते थे उस समय, ब्रिटिश आर्मी में है ना इसलिए। तो उन्होंने इसका क्वेश्चन उठाया। ठीक है, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इसके लिए विद्रोह कह सकते हैं, या उन्होंने जो ऑफिसर था उसको मारने की कोशिश की। ठीक है, वह घायल हो गया और उनको उसके लिए सजा मिली। वो सजा ऐसी थी कि उनको बीच सड़क पर या बीच चौराहे पर फांसी लग गई। इससे लोगों के प्रति आक्रोश प्रकट हुआ और ये जो लोगों में क्रांति की ज्वाला थी वह धीरे से भभक उठी, है ना। और लोगों ने क्या किया, मेरठ से दिल्ली की तरफ जनता ने कूच किया और उन्होंने कोशिश की कि जो बहादुर शाह जफर हैं वहां के शासक, उनको अपना शासक घोषित करते हुए उनके नेतृत्व में क्रांति का आह्वान किया, है ना। ये जो क्या होती है उस समय का तात्कालिक मुद्दा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जिन सैनिकों को सजा दी गई थी, इन सैनिकों ने क्या किया, इन सैनिकों की जो बटालियन के थे, जो कंपनी के थे, उन्हीं ने इस क्रांति में तुरंत आग उठी। अब क्या है, घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा? बहादुर शाह जब भारत का राजा घोषित किया गया, बादशाह घोषित किया गया, तो उससे क्या हुआ कि जो भारतीय अन्य शासक थे वो सेंटिमेंट्स के साथ इनसे जुड़ गए। ठीक है, चाहे झांसी हो, चाहे सतारा हो, चाहे संबलपुर हो, चाहे लखनऊ हो, ठीक है, चाहे आपका बिहार हो या जो भी हो, आप कानपुर हो। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र थे ये धीरे धीरे क्रांति में बढ़ते चले गए। क्रांति को इन्होंने इसको बढ़ावा देना शुरू किया। ठीक है, घटनाक्रम शुरू होता है, हर क्षेत्र में अपना अपना छोटा छोटा विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, विद्रोह में हिंसक गतिविधियां मोटे तौर पर देखी जाती हैं। कुछ गलतियां रही कि बच्चे भी और महिलाएं भी उसमें मारे गए, है ना। तो ये जो घटनाक्रम था इसका क्षेत्रीय प्रसार तरीके से पड़ता है कि जो विद्रोह का प्रसार है वह उत्तर भारत में सबसे पहले देखा गया, क्योंकि मेन उत्तर भारत की क्रांति शुरू हुई मेरठ से। ठीक है, विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जैसे ये बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ये जो क्षेत्र थे ये क्रांति से प्रभावित थे। मतलब कहें तो उत्तर भारत का क्षेत्र था, उत्तर भारत का क्षेत्र था, ये क्रांति से प्रसारित था, मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया। इसी में तो डिबेट है कि भाई साउथ इंडिया में क्रांति क्यों नहीं हुई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, वहां पर रिवोल्ट क्यों नहीं है? क्या वहां पे इंडिया नेशन नाम की कोई चीज नहीं थी? क्या भारतीय राज्य की संकल्पना नहीं थी? ये जो कुछ डिबेट है अब भी एक्चुअली चलती रहती है। ठीक है, अभी हमें उस चीज पे नहीं जाना है, हम क्या बोलते हैं मोड़े पर देखेंगे प्रसार कैसे होता है। आधुनिक शोधों में पता चलता है कि कुछ क्षेत्र जैसे बंगाल में, असम, हैदराबाद, ठीक है, केरल, इनमें भी कुछ विद्रोह के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये सब विद्रोह हैं, छोटे स्तर पर हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर द एग्जाम्पल हमारा क्षेत्र है ललितपुर झांसी। अगर ललितपुर झांसी में कोई छोटे से किसी गांव में विद्रोह हो जाए तो ललितपुर का विद्रोह थोड़ी मानेंगे, वही गांव का विद्रोह हुआ। ठीक है, तो उसे क्रांति का रूप नहीं दे सकते हम, है ना। ये क्रांति की परिभाषा में फिट नहीं बैठता है। तो ये इतिहासकारों में अपने आप एक बात से बना हुआ है। ठीक है, अब इसका सामाजिक आधार क्या था? जैसे विद्रोह में भाग लेने वाले लोगों वर्ग थे
जैसे कि आपका शासक वर्ग, जो शासक वह शासक वर्ग जो इसको भी डलहौजी नीति के तहत, सहायक समिति के तहत या बला बला अलग अलग समितियों के तहत उनको निष्कासित कर दिया गया शासन संचालन से। झांसी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उत्तराधिकारी की नीति, इनके तहत सतारा, संबलपुर, ठीक है, कानपुर, है ना, इन सब क्षेत्रों से उनके जो अधिकार थे वह छीन लिए गए थे, है ना। तो ये जो एक स्ट्रिक्ट रीजन था इस समय का, ये आप लोगों को दिखाई पड़ता है। इसलिए क्या होता, शासन का सबसे मेन भूमिका में था। दूसरा किसान वर्ग, ठीक है, किसान तो परेशान थे। दूसरा सैनिक वर्ग, है ना। अब दो यहाँ पर तीन वर्ग आपको दिख रहे हैं, लेकिन और कोई वर्ग है जो कि यहाँ पर साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए क्रांति का सबसे बड़ा खिड़िया माना जाता है। सबसे पहला युवा वर्ग, ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं है क्योंकि तैयार हुआ ही नहीं उस समय पर, ठीक है। जमींदार वर्ग खुश थे, जो जमींदारी व्यवस्था लागू की थी अंग्रेजों ने, उसके तहत उनको फायदा मिल रहा था, वो फायदा अच्छे से ले रहे थे, उन्हें क्या मतलब होगा, ठीक है। तो जमींदार वर्ग को किया और स्टूडेंट्स को किया। अब इन्होंने क्या किया, एक वर्ग और था, बंगाल का बौद्ध जनता क्लास, ठीक है, इनने क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना। तो जैसे कि शिक्षित वर्ग विद्रोह, ठीक है, और सैनिकों ने इसमें भाग लिया, है ना, जमींदारों ने भाग नहीं लिया। अवध के जमींदारों को जमींदार वापसी के आश्वासन दिए गए थे, है ना, इसलिए उन्होंने भाग नहीं लिया। सिंधिया, होलकर, जोधपुर, कश्मीर, पटियाला, नेपाल, यहाँ के शासकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया किसी भी रूप में, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको सेल कर रखा है। यहाँ पर अभी मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी जो इंडिया स्टेट की बात है, इंडिया राष्ट्र की बात है, वह नहीं आ पाएगी। भारतीय राष्ट्रीय संकल्पना का रूप तैयार नहीं हुआ है ना। यही क्रांति के फुलिया के कारण भी रहे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों का बता रहा हूँ क्रांति के केंद्र के संबंध में बात करें तो केंद्र मैंने आपको बताया कि झांसी, कानपुर, बिहार, ठीक है, और दिल्ली भी बड़ा केंद्र था जहाँ पे हडसन था, है ना। और इसके साथ साथ आपका कानपुर हो गया, सतारा हो गया, झांसी हो गया। झांसी के बाद आपका छोटा सा हिस्सा आपका बिहार में भी है, भागलपुर में, ठीक है, बलिया में विद्रोह हुआ, ठीक है, अवध में भी थोड़ा सा विद्रोह हुआ, और नवाब लखनऊ में भी विद्रोह हुआ, थोड़ा सा हरियाणा में विद्रोह देखने को मिलता है, रेवाड़ी इत्यादि क्षेत्रों में, ठीक है, और फैजाबाद में हुआ, रामपुर में हुआ। ये छोटे छोटे जो क्षेत्र थे यहाँ पर विद्रोह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सारे उत्तर भारत के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, ठीक है। ये विद्रोह का जो क्षेत्र था, अगर हम देखें पाए में ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर सिर्फ विद्रोह यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या होते हैं, हम सक्सेस थोड़ा थोड़ा रिसर्च देखिए, यहाँ 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 थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसको बड़ा क्षेत्र नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं, क्रांति को अब धीरे धीरे असफल कर दिया, हालांकि हम उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलो असफल देख ही लेते हैं। ये जो कारण था असफलता के कारण मैं बताऊंगा। अब क्रांति इसलिए असफल हुई, सबसे बड़ा कारण तो यह था कि यूनाइट नहीं थे, ब्रिटिश सैनिकों से ज्यादा हमारे पास मौजूद हथियार नहीं थे, एक कुशल नेतृत्व नहीं था। हमारे जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने बादशाह घोषित किया था, वह क्रांति के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं थे। और क्रांति के सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि क्रांति समय से पहले संचालित की गई थी। क्रांति का समय 10 मई के आसपास था, जून के आसपास, और इन लोगों ने क्रांति कर दी मार्च में, अप्रैल में शुरू, क्योंकि जो सेटअप था क्रांति के लिए, जो तैयार होने की भूमिका, वह तैयार नहीं हो पाई, सबसे पहली बात। दूसरा, अंग्रेजों के पास एक व्यवस्थित और अनुशासित सेना थी। और अगर सबसे मेजर कारण देखें तो भारतीय शासक, जमींदार हो, स्टूडेंट्स हो, इन लोगों ने फुल फ्लैश रूप में क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दैट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ दैट रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए बोलते हैं सेना कमजोर, व्यवस्थित सेना नहीं, सेनापति नहीं हुई, हथियार नहीं है, अनुशासन नहीं है। ये सारे जो कारण हैं
क्रांति की असफलता के लिए जिम्मेदार कारणों के रूप में को माना जाता है कि क्रांति इन्हीं कारणों से असफल हुई। और सबसे बड़ी बात है कि क्रांति के लिए एक वैचारिक और एक राष्ट्रीय संकल्पना की बात की जाती है, वह उस समय नहीं थी। सब अपने अपने मकसद के लिए, अपने अपने अधिकारों के लिए, अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, ठीक है, अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए युद्ध में पार्टिसिपेट हुए। सबने अपने अपने कारणों से पार्टिसिपेशन लिया। इसलिए पूर्ण जनता जनार्दन थी पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाई। और अंग्रेजों के पास मस्त सेना थी, उनके पास टेक्निक भी थी, इसलिए उन्होंने क्रांति को जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया, है ना। जितने क्षेत्रों में क्रांति हुई उन्होंने अपने बेस्ट से बेस्ट ऑफिसर्स भेजकर, हडसन, ह्यूज इत्यादियों को भेजकर उन्होंने यहाँ पर क्रांति को दबाने की पूरी कोशिश की और सफलता धीरे धीरे मिल गई उनके लिए, है ना। ये कारण थे, ठीक है। अब हम पढ़िए क्रांति के और हानिकारक प्रभाव क्या पड़े, है ना, कैसे कंट्रोल किया, क्या घटनाक्रम था, ठीक है, इसमें कैसे कैसे लोग मारे गए। इसमें आपको बताया कि कुछ क्रांति हुई थी, हिंसक घटनाएं हुई, जिसका थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी होता है भारतीय एंगल से, भाई नहीं होना चाहिए था, बच्चे महिलाएं इत्यादि मारे गए उसमें, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर था, ठीक है, क्रांति को। और बाकी हम क्रांति के प्रभाव कारण बता दी, क्रांति के जो प्रभाव देखेंगे, क्रांति के प्रभाव, क्रांति के बाद घटनाक्रम क्या होगा, महारानी का डिक्लेरेशन आता है उसमें क्या कहा गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका लेक्चर थैंक यू।